इसके कुछ महीनों बाद यानी अगस्त महीना में जब ठट्टा से दिल्ली आ गया तो दिल्ली में भी फिर राज्याभिषेक करवाया दो बार। हाँ, अगस्त में 1351 ईस्वी था और दिल्ली में इसने क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया, 2 बार करवाया। तो दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम ऐसा शासक है जिसने राज्याभिषेक कै बार कराया। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा शासक है जिसने अपना राज्याभिषेक कै बार कराया। 2 बार राज्याभिषेक करवाया, 2 बार राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक करवाया। जब गद्दी पर बैठा तो कहा कि मेरे भाई जितने भी कर हैं, यानी कितने कर हैं, 24 प्रकार के कष्टकारक कर है ना, कष्टकारक कर, सबको हटाओ, बहुत परेशानी। तो 24 प्रकार के कष्टकारक करों को समाप्त करने वाला कौन सा शासक है। इसने कहा कि हम मात्र 4 कर लेंगे। इसने क्या कहा, 4 कर लेंगे। कौन कौन लीजिएगा भाई, तो कहा कि हम जजिया कर लेंगे, जजिया कर लेंगे। और क्या लीजिएगा, जकात कर लेंगे। और क्या लीजिएगा, तो बोला खराज कर लेंगे। और क्या लीजिएगा, तो बोला खुम्स कर लेंगे। यही 4 को हम क्या लेंगे, कर लेंगे। इसके अलावा कोई कर नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही शासन बीतता गया इसके दिमाग में और कुछ बातें आई। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जजिया कर के बारे में किनको नहीं पता है। नहीं। जजिया कर एक गैर मुसलमान कर है। गैर मुसलमान मतलब मुस्लिम को छोड़ के सबसे लिया जाने वाला कर है। इससे पहले ब्राह्मण, महिला और विधवाओं से नहीं लिया जाता था। लेकिन ये जब गद्दी पर बैठा तो ये जो शासक है ना, ये प्रथम ऐसा शासक है, प्रथम शासक है जिसने ब्राह्मण से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। ब्राह्मण से जजिया कर लेना शुरू कर दिया। मेरे भाई, जजिया कर लेना किसने प्रारंभ किया था, हमने पूछा जजिया कर लेना किसने प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया कर लिया था। लेकिन उतना उसका वैल्यूएशन नहीं था, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे शासन नहीं कर रहा था। परंतु दिल्ली सल्तनत में जजिया कर लेने वाला पहला शासक कौन है, किसने लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लागू किया। अब सवाल बदल जाएगा, पहला पूछेगी किसने लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। आपसे पूछेगा कि जजिया कर ब्राह्मणों से लेने वाला प्रथम शासक। समझ रहे मेरी बात, इसलिए बोलते क्लास में अपडेट रहिएगा तो दिमाग काम करेगा नहीं। एक शब्द की वजह से आंसर बदल जाता है। तो जजिया कर तो लिए पहले से चलिए रहा था, तो जजिया कर में ब्राह्मणों से भी लिया जाएगा, ये किसने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लेना शुरू कर दिया। जकात कर होता है कि मुस्लिमों से कर लिया जाएगा भी इनकम पर। खराज कर मतलब होता है मुस्लिमों के भूमि पर लिया जाएगा टैक्स। अब खुम्स कर होता है कि आपको युद्ध में जहाँ लड़ाई पढ़ाई करना है कर लीजिए, और जो आप लूटिएगा उसका आपको 75% चाहिए होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसने कहा कि भाई थोड़ा दिन के बाद कहा कि ऐसे नहीं होगा, हम नहर का निर्माण करवा देते। और अब 5 नहर का निर्माण इसने करवाया। सर्वाधिक 5 नहर का निर्माण करने वाला शासक कौन है, और नहर का निर्माण करने वाला कौन है, समझ में आ रही बात। आपसे पूछेगा नहर का निर्माण प्रथम किसने किया था, यासीन तुगलक ने। आपसे पूछेगा 5 नहरों का या सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया। क्लियर है। जब निर्माण करवा दिया, सिंचाई अच्छे तरीके से होने लगा, तब कहा कि हम एक और कर लेंगे। भाई आपको इतना अच्छे तरीके से हम सिंचाई करवा रहे हैं, एक कर और लेंगे। तो बोला कौन सा कर लीजिएगा, बोला हम हक ए सर्व लेंगे। हक ए सर्व। आपसे पूछेगा हक ए सर्व क्या है, तो सिंचाई कर है। क्या है, सिंचाई कर। हक ए सर्व क्या है, सिंचाई कर है। बोला कि हम सिंचाई के लिए सुविधा दे रहे हैं तो हम टैक्स लेंगे, उस टैक्स का नाम रहेगा हक ए सर्व। और कुल पैदावार का 1/10 लेंगे, 1/10वां भाग लेंगे हम आपसे पैदावार में। क्लियर है। इसने क्या किया कि टोपरा में और मेरठ में, टोपरा नाम तो सुने होंगे ना, नहीं सुने, अशोक पढ़ रहे तो नहीं सुने हैं,
टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ का स्तंभ लेख। उस समय भी बताया थे कि फिरोज शाह तुगलक आया मिलेगा आपको कभी रास्ते में देखेंगे पढ़ेंगे तो आज मिल गया फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ही वह शासक है जिसने टोपरा का स्तंभ लेख और मेरठ का स्तंभ लेख उठाकर कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। स्तंभ लेख कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। तो दिल्ली लाने वाला अशोक के शिला स्तंभ लेख कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया? और इसने कहा कि मेरे भाई 300 नगर का स्थापना कर दिया, नगर की स्थापना किया। बहुत ज्यादा शहर का स्थापना इसी ने किया। 300 को नाम नहीं जानना है, जिसमें कुछ कुछ प्रमुख है उसके बारे में आप जानिए। एक है हिसार, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है फैजाबाद, एक है फिरोजाबाद और एक है जौनपुर। ठीक है, लेकिन हिसार हो गया, फैजाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गया। फतेहपुर कभी मत करिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। ठीक है, अब सबसे पहले विकल्प में वही देगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित शहर या स्थापित किया गया नगर, पहला ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। ताकि फ से फिरोज शाह तुगलक का फ से फतेहपुर, इसका अधिकतर का नाम आपको फै से मिलेगा। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फैजाबाद, जौनपुर, हिसार की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान देखे होंगे। यस सर। ये देखा है? नो सर, देखे नहीं है। नाम सुने के फिरोज शाह कोटला जो मैदान है ना, क्रिकेट स्टेडियम, इसी के नाम पर है। इसी ने उसके बगल में फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनाया था। दुर्ग मतलब गीला टाइप में, तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके फिरोज शाह कोटला मैदान कहा जाता है। तो फिरोज शाह आपसे पूछेगा फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने कहा। ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो इसने कहा कि भाई हम अपना खुद का एक किताब लिखेंगे। कौन सा किताब लिखिएगा? तो बोला कि हम लिखेंगे ना। कौन सा लिखिएगा? तो बोला कि फतुहात ए फिरोज शाही लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? फतुहात ए फिरोज शाही को ही तारीख ए फिरोज शाही भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं किया है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ए फिरोज शाही को तारीखे फिरोज शाही भी कहा जाता है। लिख देते हैं, तारीखे फिरोज शाही। एक ही पुस्तक का नाम दो है। तारीखे फिरोज शाही या फतुहात ए फिरोज शाही की स्थापना रचना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। यहाँ तक स्पष्ट है। इसने क्या किया? कहा कि कुछ विभाग की स्थापना करेंगे, अपना एक डिपार्टमेंट खोलेंगे। तो कुछ प्रमुख विभाग है, देखिए कुछ प्रमुख विभाग। कौन कौन विभाग है? बोला कि ऐसा करो कि पहला विभाग खोलो दीवान ए खैरात। दीवान है खैरात मैंने समझते हैं? खैरात में समझते हैं ना? खैरात बट रहा है का, मतलब फ्री में बट रहा है का। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग चलाया जिसका नाम है दीवाने खैरात। बोला कि मुस्लिम औरत, लड़की, विधवाओं को जितना भी हो सके सहायता करिए। मुस्लिम महिलाओं का क्या करिए? हाँ, मुस्लिम महिलाओं के सहायता केंद्र था दीवाने खैरात। ठीक है, कहा कि एक और डिपार्टमेंट बनाओ। कौन सा बनाओ? दीवान ए बंदगान बनाओ। दीवान ए बंदगान बनाओ। कहा है बनाए? तो बोला इसमें दास को है ना, जितना दास है ना सबको कंट्रोल करना, मतलब दास के लिए बनाया गया था। दास का हेल्प सेंटर था। किसके लिए था? दासों के लिए। आपको बता देते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तकरीबन 1,80,000, 1.8 लाख। दास वो चीज होता है ना मेरे भाई। इतिहासकार लोग ये बताते हैं कि एक अच्छा गुलाम, दास माने गुलाम,
एक अच्छा गुलाम अपने बेटे से कहीं बेहतर होता है। समझ में आ रहा है? अब बेटा लड़ जाएगा आपसे, लेकिन गुलाम का हिम्मत नहीं है जो आपसे लड़ जाए। गुलाम है ना आपका, गुलाम कभी लड़ता नहीं है। बेटा आपसे लड़ जाएगा हिस्सा बखरा के लिए, लेकिन गुलाम नहीं। तो उस समय के इतिहासकार ये मानते थे, शासक लोग भी मानता था कि एक अच्छा अगर आपको गुलाम मिल जाए तो आपके अपने बेटे से कहीं ज्यादा बेहतर है ना। तो दासों की संख्या सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और उसके देखभाल के लिए क्या बनाया गया था? दीवान बंदगाह। फिर कहा एक और डिपार्टमेंट खोलो, तो कौन सा खोलो? बोला दारुल सफा खोलो। दारुल सफा। कहा क्या इसमें मिलेगा भाई? तो बोला इसमें जाना, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका निराकरण फ्री में हो जाएगा। औषधालय था। किस टाइप का? मुफ्त वाला, मुफ्त औषधालय, जिसको क्या कहा गया? दारुल सफा। दासों को देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगाह, और मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों को सहायता करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? एक ज्वालामुखी मंदिर था, है ना? लिखे दिख रहा है ना? है हाँ देखिए, ज्वालामुखी मंदिर से पहले तो लुट्टे पाट चलता था ना, तो जितने भी मंदिर में थे उसमें ग्रंथ हुआ करते थे। तो ज्वालामुखी मंदिर से तकरीबन उस समय 1300 ग्रंथ लूट लिया गया था। तो उसी लूटा हुआ ग्रंथ में से फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। किसमें? फारसी में। ये जब आया था तो फारसी अब बहुत अच्छे तरीके से आ गया था। पहले तो तुर्क चल रहा था, तुर्की लैंग्वेज चल रहा था, अब आ गया क्या? फारसी लैंग्वेज। तो फारसी भाषा में इसने अनुवाद करवाया। तो अनुवाद किससे करवाया? उसका नाम है अपाउद्दीन। अनुवादकर्ता कौन है? अपाउद्दीन। अनुवादकर्ता लिख देते हैं, अनुवादकर्ता अपाउद्दीन था। और इसने जो अनुवाद किया उस पुस्तक का नाम रखा दलायते लिखा है, ठीक जी, दलायते फिरोजशाही। दलायते फिरोजशाही जिसे ग्रंथ था ना, तो सब ग्रंथवा को क्या किया? फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया एक बुक में, और उस बुकवा को क्या नाम रख दिया? दलायते फिरोजशाही। और इसका अनुवाद किसने किया था? अपाउद्दीन। यहाँ तक बात स्पष्ट है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में क्या हो गया? 1300 मर गया। इसका मतलब काट छाट से मार पीट नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, नॉर्मली ऐसे ही मर गया। तो जब 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, तब नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक NMST, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक गद्दी पर बैठ गए। तो आप अभी तक देखे GT, MBT, FST, NMST, ठीक है, याद रहेगा ना? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। एक बार सर रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे, ठीक है? आइए देखिए, फिरोज शाह तुगलक ही वह शासक है जिसने कई बार राज्याभिषेक करवाया? 2 बार। 24 प्रकार के कष्टकारक कर को समाप्त किसने किया? केवल 4 कर लिया। कौन कौन? दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया करना शुरू किया? 5 नहरों का निर्माण कराने वाला कौन शासक? हक ए सर्फ क्या है? सिंचाई का। और आमीर को ये भी जस्ट पढ़ा, आमीर को क्या है? आमीर को ही क्या है? हक ए सर्फ क्या है? सिंचाई का। हक ए सर्फ किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से अशोक का स्तंभ लेख किसने लाया? फतुहात फिरोजशाही की रचना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। किसने किया? हिसार की स्थापना किसने किया? फैजाबाद का? फिरोजाबाद का? फतेहपुर सीकरी का? फतेहपुर सीकरी की स्थापना? हाँ। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का स्थापना किसने किया?
अच्छा, दीवान बंदगान की स्थापना किसने किया? दीवान खैरात की स्थापना और दारुल सफा की स्थापना। दलायते ए फिरोज शाही क्या है? एक पुस्तक का नाम है जिसमें बहुत सारे ग्रंथों को अनुवाद करके लिखा गया है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और अनुवाद करता कौन है? अलाउद्दीन। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? 1388 ईस्वी में। उसके बाद बैठता है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। बेटा आपसे कभी बतवा नहीं पूछेगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। जब पूछेगा तब खुदे बता देगा कौन किसका कहाँ पूछेगा, बता देगा। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक लिख रहे हिंदी में। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ये जब गद्दी पर बैठा, आपको बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश शासन कर रहा था तो दिल्ली क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा काबिल वही था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सबसे कम किसके शासनकाल में हो गया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसका जो क्षेत्र था ना वो दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गया था। दिल्ली से पालम स्टेशन तक, पालम मेट्रो स्टेशन है, तो दिल्ली से पालम तक सिमट कर किसके शासनकाल में रह गया था? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है यहाँ तक। इसी के शासनकाल में तैमूरलंग, नाम सुने हैं? तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंग का ही वंशज बाबर लोग हैं। ये चूंकि अफगान एरिया का है, मध्य एशिया से लेकर पूर्व एशिया तक इनका फैला हुआ था। ये मंगोलियन ही है। ठीक है, ये मंगोलियन ही है जो कि मध्य एशिया से लेकर पूर्व एशिया तक फैले हुए हैं। तो इन्हीं का वंशज आगे आपको समझ में आएगा कि बाबर वगैरह जो भी आए हैं ना, इन्हीं का, अफगानी लोग थे ना, मध्य एशिया में पूरा फैला हुआ था। तो तैमूरलंग इसी के शासनकाल में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1398 ठीक लिख रहा है? ठीक है। तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक हीरा था जिसका नाम है मालिक सवरकर। हाँ, एक बार मलिक सरवर, सवरकर नहीं, सरवर, मलिक सरवर। मलिक सरवर ने क्या किया कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर दिया था। जौनपुर में स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दिया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। क्या हो गया? सर ये जो मालिक का सेनापति वगैरह था? हाँ, नहीं, सेनापति नहीं था। मतलब एनएमएसटी के शासन में, एनएमएसटी के शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक नया राष्ट्र का, मैंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। बस किया था। ये आपसे पूछेगा कि मलिक सरवर ने जौनपुर में जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? नासरुद्दीन। ठीक है, ये मालिक कपूर जैसा नहीं है। मतलब तैमूरलंग से आया? नहीं, ये यही का था। हाँ, यही का था। मलिक सरवर यही का था। ठीक है, ये एक हीरा था। ठीक है, और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। और खिज्र खां नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को हराकर किस वंश की स्थापना करेगा? सैयद वंश की स्थापना करेगा, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? किन्हीं को किसी प्रकार का कोई परेशानी है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे वाला चीज अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैप्पी शिवरात्रि।